गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सेंटर रिकॉन्स्टिट्यूट्स नीति आयोग। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है नीति आयोग को 15 यूनियन मिनिस्टर्स के साथ, जिसमें कि एनडीए अलाइज भी हैं। तो नीति आयोग क्या है? एक गवर्नमेंट पॉलिसी थिंक टैंक है जो कि रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट द्वारा बनाया गया था 2015 में। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्टेट्स को इकट्ठे करके नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है वो लाया जाता है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसमें फॉस्टर किया जाता है। तो इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरपर्सन जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा, जिनको एक कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक मिलता है। जो इसके फुल टाइम मेंबर्स होते हैं उन्हें रैंक मिलता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। पार्ट टाइम मेंबर्स इसमें मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। मतलब कुछ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, बाय द पोस्ट दैट दे आर होल्डिंग, वो उस वजह से जो है वो इसके मेंबर्स बन जाते हैं, जो कि मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। इसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं, जो पीएम जो है वो अपॉइंट करते हैं एक फिक्स टेन्योर के लिए, और उनको सेक्रेटरी लेवल का रैंक मिलता है। स्पेशल इन्वाइटीज़ भी होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स जिनके पास रेलेवेंट डोमेन नॉलेज है। तो जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग की, वो प्रीमियर बॉडी होती है जिसके पास शेयर्ड विजन होता है नेशनल प्रायोरिटीज़ का और स्ट्रेटजीज़ का। तो ये इंटर सेक्टोरल, इंटर डिपार्टमेंटल और फेडरल इशूज़ को डिस्कस करने के लिए बनाया जाता है प्लेटफॉर्म। इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सभी स्टेट्स और यूटीज़ के, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के, वो भी इसमें मेंबर होते हैं। और इसमें वाइस चेयरमैन नीति आयोग जो होते हैं वो भी मेंबर होते हैं। फुल टाइम मेंबर्स या नीति आयोग के या फिर स्पेशल इन्वाइटीज़ भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। तो अगर हम परफॉर्मेंस देखें नीति आयोग की, फ्रेश और न्यू आइडियाज़ जो कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पर लाने का काम इसने अभी तक किया है। एक कमेंडेबल वर्क किया गया है अटल इनोवेशन मिशन के नाम पर। और डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन जो है वो इस्टेब्लिश की गई है नीति आयोग द्वारा, जो कि परफॉर्मेंस डेटा सभी मिनिस्ट्रीज़ का रियल टाइम बेसिस पर कलेक्ट करता है। फिर कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं, आपको पता ही है, आयुष्मान भारत स्कीम, वाटर कंजर्वेशन मेजर्स, पोषण अभियान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सब पे भी जो है नीति आयोग का ही जो है वो काम किया हुआ है। ठीक है। तो नीति आयोग फेडरलिज्म कैसे प्रमोट कर रहा है? तो नीति आयोग जो है वो डायरेक्ट इशू बेस्ड इंटरेक्शन करता है स्टेट्स और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के साथ। तो नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट बनाया गया है इन पार्टनरशिप विद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ताकि जो है डेवलपमेंटल स्कीम्स वहाँ पर चलाई जा सकें। ऐसे ही जो है आइलैंड डेवलपमेंट के लिए भी कई मेजर इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मिलकर। अब कहा जा रहा है कि हिमालयन स्टेट्स रीजनल काउंसिल भी बनाया जाएगा, जिसमें कि एक कोलिशन होगा 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का हिमालयन स्टेट्स में। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी किया जा रहा है, जैसे एसडीजी इंडेक्स हमने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा, जिसमें कि जो है स्टेट्स आपस में compete करती हैं। फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उसके अंदर भी स्टेट्स के अंदर एक कंपटीशन का एलिमेंट आया है। तो कई बेस्ट प्रैक्टिसेस भी जो है गवर्नेंस में, वो एक दूसरे से सीखती हैं स्टेट्स। ठीक है। तो जो है नीति आयोग को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, नंबर ऑफ़ स्पेशल इन्वाइटीज़ को 5 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी चेयरपर्सन रहेंगे, जो इकोनॉमिस्ट सुमन बेरी हैं वो वाइस चेयरपर्सन रहेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक्शन प्लान जो है 131 सिटीज़ के, वो होने वाले हैं इस मंथ, गवर्नमेंट के 100 डे एजेंडा के हिसाब से। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है क्या? एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था एयर पोल्यूशन को डील करने के लिए जनवरी 2019 में। इसके अंदर सिस्टमेटिकली एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का जो है वो प्लान है, और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच के साथ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसमें कि 40% रिडक्शन पर्टिकुलेट मैटर में होनी चाहिए कंसनट्रेशन में बाय 2026, और 2017 को बेस ईयर लेंगे। और इस प्रोग्राम में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मेजर्स को जो है वो टारगेट किया जा रहा है एयर पोल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए। तो की फीचर्स देखें अगर हम, तो इस प्रोग्राम के अंदर जो 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा। तो एग्जिस्टिंग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क को भी स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। अवेयरनेस कैंपेन्स कंडक्ट करने हैं,
फिर कोऑर्डिनेशन करवाना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बेसिकली, क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्शन को प्रमोट करना और साइंटिफिक रिसर्च जो है वो इनकरेज करना, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक प्रण पोर्टल बनाया गया है, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़, जो कि मॉनिटर करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर हम देखें कि क्या प्रोग्रेस है या चैलेंजेस हैं तो जो प्रण पोर्टल है वो अकेला ऐसा पोर्टल है जो फंक्शनल है। बाकी किसी स्टेट ने अपने हिसाब से या सिटी के लिए जो है वो कोई पोर्टल नहीं बनाया है। फ़ंड यूटिलाइजेशन भी जो है वो सही नहीं रही है। 82 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में सिर्फ 40% फंड्स यूज़ किए गए हैं। जो मिलियन प्लस सिटीज़ हैं 49, उनमें सिर्फ 62% फंड्स यूज़ किए गए हैं। सिर्फ 1500 में से सिर्फ 931 मैनुअल स्टेशन जो है वो ऑपरेशनल हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर देखा जाए तो बहुत सारी सिटीज़ क्या कर रही हैं, नॉन एसेंशियल प्रोजेक्ट्स पर, जैसे कि फुटबॉल ग्राउंड्स, वाटर फाउंटेन्स, डी स्लजिंग मशीन्स, इन पर जो है फंड्स को स्पेंड कर रही हैं रादर दैन एक्चुअली यूजिंग दोज फंड्स फॉर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं श्रीजन पोर्टल। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने नोटिफाई की है फिफ्थ पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट 346 आइटम्स की। अब इनको श्रीजन पोर्टल पर जो है वो इंडिकेट कर दिया जाएगा। तो श्रीजन पोर्टल क्या है? एक इंडिजनाइजेशन पोर्टल है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने बनाई है। तो ये इन्फॉर्मेशन देती है उन आइटम्स के ऊपर जो कि इंडिजनाइजेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर टेकअप कर सकता है। तो इस पे होता क्या है कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट जो हैं वो आइटम्स डिस्प्ले करते हैं कि ये आइटम्स तो है, इंडिया जो है वो अब इम्पोर्ट नहीं करने वाला है, इसको इंडिया में ही बनाया जाएगा। तो फिर इंडियन इंडस्ट्री उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कर सकती है, डेवलप कर सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो इंडियन इंडस्ट्री अपना इंटरेस्ट शो कर सकती है और कंसर्न डीपीएससी उसके साथ मिलकर भी जो है वो अगर वो बनाना चाहें तो उसको बना सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नोडल मिनिस्ट्री है इस पोर्टल की के लिए। तो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट क्या है? तो एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए, और इसको जो है वो पहली लिस्ट जो है वो 351 आइटम्स की दिसंबर 2021 में रिलीज़ की गई थी। जितनी भी आइटम्स हैं ये इंडिजिनस सोर्सेज से ही प्रोक्योर की जाती हैं एज़ पर प्रोविजंस ऑफ डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम श्री स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब, वेस्ट बंगाल और दिल्ली जो है उन्होंने पार्टिसिपेशन रिफ्यूज़ कर दी है पीएम श्री स्कीम के अंदर। तो इसीलिए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने फंड स्टॉप कर दिए हैं 3 स्टेट्स को सेंटर के फ्लैगशिप समग्र शिक्षा अभियान के अंडर। तो पीएम श्री स्कीम है क्या? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि 14,500 पीएम श्री स्कूल्स बनाए जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ओवरसीन रहेंगे ये, और स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट के भी स्कूल्स होंगे, लोकल बॉडीज़ द्वारा बनाए भी स्कूल होंगे, केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एम ये है कि इंक्लूसिव और वेलकमिंग एटमॉस्फेयर बनाया जाए हर स्टूडेंट के लिए, एक्सेस दिया जाए गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज के लिए, रिसोर्सेज को सभी स्टूडेंट्स को। तो हॉलिस्टिक और वेल राउंडेड इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए 21st सेंचुरी स्किल्स सिखाने के लिए ये डेवलपमेंट जो है वो स्कूल्स की जाएगी, ताकि पूरी एजुकेशन जो है वो एक्सपीरियंशियल, हॉलिस्टिक, इंटीग्रेटेड और प्ले बेस्ड बनाई जा सके। तो स्कूल्स की जो लैब्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, आर्ट रूम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि जो स्कूल्स का है कि वाटर कंजर्वेशन, वाटर वेस्ट रिसाइकलिंग, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सब अपग्रेड किया जाएगा। फोकस रहेगा लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करना हर चाइल्ड का, हर ग्रेड पर। ठीक है, असेसमेंट की जाएगी हर लेवल पर, ताकि अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो है वो रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड की जा सके। ड्यूरेशन स्कीम की जो है वो अगले 4 साल की होगी, और इसके बाद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी स्टेट्स या यूटीज़ की, वो इन बेंचमार्क्स को जो है वो कंटिन्यू रखें। सिलेक्शन जो है पीएम श्री स्कूल्स की वो एक चैलेंज मोड के थ्रू होगी, जिसमें स्कूल्स compete करेंगे सपोर्ट के लिए और वो एग्जाम्पलर स्कूल बनने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म ओपन किया गया है बिजनेस के लिए। तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी में ही हाउस्ड है, और ये इकट्ठा कर रहा है एक्सपर्ट्स को वर्ल्ड बैंक से, आईएफएससी से,
या फिर मीगा से, ताकि जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो एनुअल गारंटी इशुएंस है $20 बिलियन की 2030 तक उसको बूस्ट किया जा सके। तो एक वन स्टॉप शॉप बन जाएगा ये, जितनी भी वर्ल्ड बैंक गारंटी देता है, ठीक है, चाहे वो क्रेडिट गारंटी दे लोन्स के लिए, ट्रेड फाइनेंस गारंटीज़ दे, चाहे वो ट्रेड फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के लिए, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस की गारंटी दे, नॉन कमर्शियल रिस्क से रिलेटेड प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को, उन सब को जो है वो एक ही पोर्टल पर या एक ही प्लेटफॉर्म पर वो गारंटी जो है वो ली जा सकेंगी, ठीक है। एक सिंप्लीफाइड और कॉम्प्रिहेंसिव मेन्यू दिया जा रहा है बेसिकली गारंटी सॉल्यूशंस के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भोजशाला कॉम्प्लेक्स। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है भोजशाला कॉम्प्लेक्स का, वो रिमेन्स ऑफ द टेम्पल का यूज़ करते हुए वो कंस्ट्रक्ट किया गया है, एक स्टडी कह रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो भोजशाला कॉम्प्लेक्स है क्या? लोकेटेड है धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। तो राजा भोज जो हैं उन्होंने इसको बनाया था, जो कि ग्रेटेस्ट मोनार्क रहे परमार डायनेस्टी के। तो ये एक यूनिवर्सिटी की तरह इसने सर्व किया, भोजशाला कॉम्प्लेक्स ने। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स आते थे संस्कृत, एस्ट्रोनॉमी, योगा, आयुर्वेदा, फिलॉसफी सीखने। और 1305 में इसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अटैक किया गया। और यहाँ के जो रॉक के जो कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ पर 2 हिम्स लिखी हुई हैं प्राकृत लैंग्वेज में। कर्मावतार जो विष्णु के अवतार थे उनके ऊपर 2 सर्पबंद पिलर इंस्क्रिप्शंस भी हैं। और ये करंटली एक प्रोटेक्टेड साइट है बाय अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अस्मिता प्रोजेक्ट। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी ने मिलकर एक अस्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस में कराई जा सके। तो अस्मिता का मतलब क्या है? ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। ये इनिशिएटिव है 22,000 बुक्स डेवलप करने का इंडियन लैंग्वेजेस में इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है यूजीसी और भारतीय भाषा समिति के बीच में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस इनिशिएटिव का है कि प्रमोट और इंटीग्रेट करना इंडियन लैंग्वेजेस को ज़्यादा डीपली इनटू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। 13 नोडल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगी। यूजीसी जो है वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी क्रिएट करेगी फॉर बुक राइटिंग प्रोसेस हर असाइंड लैंग्वेज में। बाकी भी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे बहुभाषा शब्दकोश, जो कि एक सिंगल पॉइंट रेफरेंस रहेगा सभी वर्ड्स के लिए ऑल इंडियन लैंग्वेजेस और उनके मीनिंग्स में। तो ये इनिशिएटिव जो है वो डेवलप किया जा रहा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस द्वारा कोलैबोरेशन के साथ भारतीय भाषा समिति के। तो ये शब्दकोश जो है वो भारतीय वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस का यूज़ करते हुए जो है वो न्यू एज डोमेन्स में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं तीजू रिवर। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स जो हैं उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि फिजिबिलिटी स्टडीज़ कंडक्ट की जाएंगी नेशनल वाटरवेज 101 के लिए, जो कि तीजू जून की रिवर पर बनाया जाने वाला है। तो तीजू रिवर क्या है? तो पहली बात तो नागालैंड में 4 मेन रिवर्स हैं, दोयांग, धनसिरी, धीकू और तीजू। तो पहली जो 3 हैं वो तो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिलती हैं। तो जो तीजू रिवर सिस्टम है ये ईस्ट की तरफ फ्लो करता है और ये इरावदी रिवर में म्यांमार में मिलता है। तीजू रिवर ओरिजिनेट होती है सेंट्रल पार्ट ऑफ नागालैंड से और इसका कॉन्फ्लुएंस होता है चिंदवेन रिवर से म्यांमार की, और चिंदवेन रिवर फर्दर जाकर फिर वो इरावदी रिवर में मिलती है। तो जो रिवर इरावदी है ये जाकर अंडमान सी में ड्रेन होती है। जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर तीजू की वो हैं जुंकी, लान्ये और लिकीमुरो। तो नेशनल वाटरवेज 101 जो है वो नागालैंड को लिंक करेगा चिंदवेन रिवर के साथ म्यांमार के पास, और उसके आगे भी अगर म्यांमार अलाउ करे तो नागालैंड साइड जो में है, जो नागालैंड साइड है वहाँ पर ये नेशनल वाटरवेज अप्रॉक्सीमेटली 42 किलोमीटर तक रन करेगा और उसके बाद ये लिंक करेगा चिंदविन को तमांथी पोर्ट म्यांमार के पास, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Center reconstitutes Niti Aayog. This topic is important for your governance section. So central government has reconstituted the Niti Aayog with 15 union ministers, including those from the NDA allies and 4 full-time members. So what is Niti Aayog?
Niti Aayog was formed through a resolution of the Union Cabinet in 2015, and it is the premier policy think tank of the Government of India. It acts as the platform to bring the states to act together in national interest and to foster cooperative federalism. So, the Prime Minister of India is the chairperson of this forum or this think tank. So the vice chairperson is appointed by the prime minister, and he or she enjoys the rank of a cabinet minister. There are full-time members also who enjoy the rank of a minister of state. Then there are part-time members who are maximum four. I'm sorry, maximum two. Then there are ex officio members also, who are maximum four in number, and they are Union Council of Ministers who are nominated by the Prime Minister. Then there is Chief Executive Officer who is appointed by the Prime Minister for a fixed tenure, and he or she enjoys the rank of Secretary in the Government of India. And there are special invitees also who will be the experts with relevant domain knowledge to be nominated by the Prime Minister. Then the most important part is the Governing Council of Niti Aayog, which is the premier body that has been tasked with evolving a shared vision of national priorities and strategies with the active involvement of states. So Governing Council of Niti Aayog is a platform to discuss intersectoral, interdepartmental, and federal issues to accelerate the implementation of national development agenda. So, the Governing Council is chaired by the Prime Minister, and it consists of chief ministers from all states and UTs with legislatures, and also those lieutenant governors of other union territories. So the council also comprises of vice chairman, Niti Aayog, the full-time members and Niti of the Niti Aayog and other special invitees. So how this Niti Aayog has performed? So by collecting fresh and new ideas and sharing them with government and at the center and state level, it has ensured that no inactivity in any organization or institution remains. So it has done a commendable work in the form of Atal Innovation Mission. So it has also formed the Development Monitoring and Evaluation Office, which collects performance data of various ministries on a real-time basis. Then some of the major initiatives like Ayushman Bharat, water conservation measures, approach towards artificial intelligence have been conceptualized in Niti Aayog. The one major important one is the Poshan Abhiyan also. Okay, so how it has been promoting federalism. So it has provided a platform for direct issue based interaction between states and central ministries. So in partnership with Northeastern Council, Niti Forum for Northeast has also been formed with tangible sectoral proposals. Niti has also designed some of the major initiatives for island development, which are being implemented under the overall guidance of the Ministry of Home Affairs. The the Niti Aayog is also in talks to establish a Himalayan States Regional Council and forming a coalition of all 13 central universities in these states. So it is also promoting competitive federalism through indices like the SDG index, in which states are competing with each other. Then there is also a competition element in the aspirational districts program, which has also been the brainchild of Niti Aayog. Besides that, several best practices in governance have emerged from these districts, which are now being scaled up and replicated at the block level in some states. So government has reconstituted this Niti Aayog and expanded the number of special invitees from 5 to 11 now. Okay, rest of the positions remain the same. The Prime Minister is the chairperson, and economist Suman Berry continues to be the vice chairperson of the Niti Aayog. Okay. So the next topic is National Clean Air Program. This topic is important for your environment section. So the review of air quality improvement action plans for 131 cities is likely to be held by the government this month as part of the government's 100-day agenda. So what is National Clean Air Program? It is a comprehensive initiative launched by the government of India to tackle the pressing issue of air pollution across the country. So this was initiated in January 2019, and it aims to systematically reduce air pollution levels and improve air quality through a multi-pronged approach. The primary objective of the primary object
The primary objective of NCAP is to achieve a 40% reduction in particulate matter concentrations by 2026, taking 2017 as the base year. The program targets both short term and long term measures to mitigate air pollution across various sectors. If we look at the key features, then NCAP focuses on 131 non attainment cities which have been identified by the Central Pollution Control Board, and it is also strengthening the existing air quality monitoring network. It is conducting awareness campaigns to educate citizens about the health impacts of air pollution. It is also facilitating coordination between various government departments, promoting the adoption of clean technologies, and encouraging scientific research to develop innovative solutions for air pollution control. There is also PRAN portal, that is the portal for regulation of air pollution in non-attainment cities, for monitoring the implementation of NCAP. So there are what is the status of this NCAP and how the progress is visible and what are the challenges there. So currently only central PRAN portal is active or functional, which is being run by the CPCB. If we look at the 82 non-attainment cities, only 40% of the funds allocated were utilized. With respect to million plus 49 million plus cities, the 62% the funds the total funds allocate out of the total funds allocated, only 62% were utilized. Okay, only 931 manual stations for monitoring the air pollution out of total 1500 are currently functional. So if we look at the government's attempt to review this clean air action plan of cities, then ministry is reviewing the plan, this clean air program, to ensure quick utilization of funds, especially as the National Green Tribunal is scrutinizing the NCAP for unused funds. Many cities are spending funds on non-essential projects like football grounds, water fountains, and desludging machines. Okay, so the next topic is region portal. This topic is important for your governance section. So recently, Department of Defense Production has notified the fifth positive indigenization list consisting of 346 items. So region portal is an indigenization portal developed by the Department of Defense Production. It will give information on items which can be taken up for indigenization by the private sector. On this portal, the defense public sector units can display those items which they have been importing or are going to import, which the Indian industry can design, develop, manufacture as per their capability. Indian industry can also show their interest in developing the same. So the nodal ministry is the is the Ministry of Defense. What is this positive indigenization list? It is an important initiative to encourage domestic defense production. The first such list was launched in December 2021 with 351 items. All these items will be procured from indigenous sources as per the provisions given under the Defense Acquisition Procedure of 2020 in a staggered timeline. Okay, so the next topic is PM Shri scheme. This topic is important for your governance section. After Punjab, West Bengal, and Delhi have refused to participate in the PM Shri scheme, the Ministry of Education has stopped funds to these three states under the centre's flagship Samagra Shiksha Abhiyan. PM Shri scheme is a centrally sponsored scheme by the Government of India, which has an objective to establish over 14,500 PM Shri schools overseen by the central government, state UT governments, local bodies, as well as Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya Samiti. So these schools will aim to create an inclusive and welcoming atmosphere for every student, and the goal is to offer a diverse range of learning experiences and ensure access to good physical infrastructure and appropriate resources for all students. So these schools will not only focus on enhancing cognitive development but also in creating holistic and well-rounded individuals equipped with 21st century skills. The schools will be these schools will be made more experiential, holistic, integrated, and learning will be play based. These schools will be upgraded with labs, libraries, and art rooms. They will also be developed as green schools with water conservation, waste recycling, energy efficient infrastructure, and integration of organic lifestyle as part of the curriculum. The focus will be on the learning outcomes of every child in every grade. Assessment at all level will be done so as to be based on conceptual understanding and application of knowledge. And
to real life situations and will be competency based. The duration of the scheme will be for the next 4 years, after which it shall be the responsibility of the concerned state and UT to continue to maintain those benchmarks achieved by these schools. So the selection of these schools will be done through challenge mode, wherein schools compete for support to become exemplar schools. Okay. So the next topic is World Bank Group Guarantee Platform. This topic is important for your international relations. So recently, World Bank Group Guarantee Platform was opened for business. So it is housed at the uh, multilateral investment guarantee agency and brings together the products and experts from World Bank, International Finance Corporation, and multilateral investment guarantee agency for simplicity, efficiency, and speed. Okay, so the aim is to boost WBG or World Bank Group's annual guarantee issuance to $20 billion by 2030. So World Bank uh, Group's guarantee will serve as the one-stop shop for all World Bank Group guarantee businesses. So, how or where the World Bank Group provides guarantees? It provides guarantee in the form of credit guarantee for loans to the public or private sector, trade finance guarantees for the trade finance projects involving public entities, or the political risk insurance against non-commercial risks for private sector projects or public-private partnership. So this forum will be providing a simplified and comprehensive menu of guarantee solutions. Okay. So the next topic is Bhojshala complex. This topic is important for your art and culture section. So the existing structure at the Bhojshala complex, which has been constructed using the remains of the temple that existed earlier at the site. So this has been said by the Archaeological Survey of India. So Bhojshala complex is located at Dhar district of Madhya Pradesh. It was built by Raja Bhoj, who was the greatest monarch of Paramara dynasty. It served as a university, and students came here to learn music, Sanskrit, astronomy, yoga, Ayurveda, and philosophy. It was attacked for the first time by Alauddin Khilji, and in the rocks of this complex, two hymns have been written in Prakrit language of the Karmavatar of or crocodile incarnation of Vishnu. Then there are two Sarpabandh pillar inscriptions also here. So it is currently being protected by the Archaeological Survey of India under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of 1958. So the next topic is Asmita project. This topic is important for your governance section. So Ministry of Education and UGC have recently unveiled the Asmita project, which is aimed to bolster the availability of educational resources in Indian languages. So Asmita stands for Augmenting Study Materials in Indian Languages through Translation and Academic Writing, and it is an initiative to develop 22,000 books in Indian languages in the next 5 years. So it is a collaborative effort of UGC and Bharatiya Bhasha Samiti, and the primary objective is to promote and integrate Indian languages more deeply into the Indian education system. 13 nodal universities have been identified to lead this project. UGC will also be creating a standard operating procedure for the book writing process in each assigned language. So what are the other initiatives? So Bahu Bhasha Shabdkosh has also been launched, which is a single point reference to for all those words in all Indian languages and their meanings. This initiative will be developed by the Central Institute of Indian Languages in collaboration with Bharatiya Bhasha Samiti. This Shabdkosh will help in using Bharatiya words, phrases, or sentences for various new age domains like IT, industry, research, and education. So the next topic is Tizu River. This topic is important for your environment section. So Union Minister of Ports has confirmed that ministry has decided to carry out the feasibility studies to use the National Waterways 101 on the Tizu Zunki River for the transportation of cargo and passengers. So Nagaland has four main rivers: Doyang, Dhansiri, Dhiku, and Tizu. The first three flows towards the west and joins the Brahmaputra River. The Tizu River system is the only one which flows towards the east and southeast, and it pours into the Irrawaddy River of Myanmar. So it originates from the central part of Nagaland state, and it confluences in the Chindwin River of Myanmar. Chindwin River further enters into Irrawaddy River, and River Irrawaddy further drains into the Andaman Sea via the Irrawaddy Delta. So the main tributaries of River Tizu are Zunki, Lani, and Likimro.
Okay, so what is National Waterways 101? It is the proposed national waterway which will link Nagaland with the Chindwin River of Myanmar and beyond. On the Nagaland side, it is set to run approximately 42 kilometer, and it will link up to Chindwin on the Tamanthi port of Myanmar. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.